जय माता दी। ये एक बालक की कुंडली है जिसका जन्म 7 मार्च 2016 को हुआ था। समय है शाम के 7:50 अर्थात 7:50 PM और स्थान है गोरखपुर। हालांकि ये कुंडली केवल विवेचना के लिए आई थी, लेकिन इस कुंडली में कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे थे जिस कारण मुझे लगा कि ये कुंडली आपको दिखाया जाए और इसका विस्तार से विवेचना की जाए। अगर आप कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो यह कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे जो पहला भाव है वहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। नीचे देखेंगे 6 नंबर के नीचे कन्या, नीचे जो टेबल दिया हुआ है 6 नंबर के नीचे है कन्या लग्न और स्वामी उसके बुध है। ऊपर जाएंगे आप फिर से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हमने कुंडली जो दिखाई है, किसी भी कुंडली को देखते समय उसमें आप लग्न जहाँ पे पहला भाव, जहाँ पे रोमन नंबर में 1 लिखा है वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है रेड कलर में। रोमन नंबर में हमने भाव लिखा हुआ है, ये पहला भाव है। उसके बाद लेफ्ट में जहाँ पे 7 नंबर लिखा वहाँ दूसरा भाव, उसके बाद जहाँ पे 8 नंबर लिखा वो तीसरा भाव। रोमन नंबर देखते जाइए, टोटल 12 भाव इसी क्रम में लिखे हुए हैं और हर कुंडली की संख्या अलग अलग हो सकती है। इस बालक की कुंडली कन्या लग्न 6 से स्टार्ट होती है, 6, 7, 8, 9 इस तरह से, ठीक है। और इन हर नंबर के एक स्वामी होते हैं जो कि हमने नीचे टेबल में दिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आइए अब इस कुंडली की विवेचना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न पति अर्थात लग्नेश की। 6 नंबर जिसके स्वामी बुध है, बुध यहाँ पे अस्त दिख रहे हैं। अब अस्त क्यों हुआ है इसका कारण समझिए। जब भी कोई ग्रह सूर्य के काफ़ी करीब आ जाता है तब वो अस्त हो जाता है। वैसे यहाँ पे बुध आंशिक अस्त माना जाएगा क्योंकि बुध और सूर्य में लगभग 14 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि एकदम कट टू कट है, लगभग इसी के आसपास माना जाता है। लेकिन लग्नेश बुध छठे भाव में अर्थात 6 नंबर के भाव में रोमन नंबर 6 और शनि के घर में बैठे हुए हैं, यह हमें समझना होगा। कहाँ बैठे हुए बुध? 11 नंबर। 11 नंबर के मालिक कौन है? कुंभ राशि शनि। तो शनि के घर में बुध देवता बैठे हुए, वो भी आंशिक अस्त होकर के। नंबर 1, तो ये परिस्थिति ठीक नहीं है। अगर देखा जाए, अगर लग्नेश अस्त हो तो व्यक्ति को कभी ना कभी तकलीफ़ें रहती, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। इसलिए हम सलाह देंगे कि वो बुध का उपाय करें, अर्थात बुद्ध देवता की मंत्रों का जाप कर सकते हैं या उनकी माता या उनके पिता कर सकते हैं भविष्य में, क्योंकि अभी बच्चा बालक है और अभी उनकी राहु की महादशा है, इसलिए अभी दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन भविष्य में अगर दिक्कत बनती है तो लग्नेश का उपाय आवश्यक हो जाएगा और उनका मंत्र होगा ओम बुम बुद्धाय नमः, ठीक है। दूसरा है हरी चीज़ों का दान देते रहे, जैसे गाय को, जानवर को हरा चारा खिलाए, हरी घास खिलाए, हरा पालक खिलाए। दूसरी चीज़, ये तो एक पहलू हो गया कि बच्चे को उसके हाथों से ही जानवर को चारा खिलाया जाए। हरी चीज़ों का दान भी दिया जा सकता है, ब्राह्मण को, किसी लेडीज़ को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें। और गणेश की पूजा, गणपति की पूजा करने से भी बुद्ध देवता प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित परिणाम मिलता है। तो बुद्ध का तो इनका उपाय करना ही होगा, इनके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धन वाणी कुटुंब की बात करते हैं। क्या इनके जीवन में धन होगा? इनकी वाणी कैसी होगी? इनको परिवार सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कुछ? तो जो दूसरा भाव है जहाँ पे लिखा है 7 नंबर, 7 नंबर के स्वामी कौन है? शुक्र देवता, तुला राशि। नीचे टेबल देख लीजिए, शुक्र देवता कहाँ विराजमान है? वो बैठे विद्या के स्थान पे, अर्थात पंचम भाव में। हमने शू दिखाया हुआ है जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, विद्या और संतान के भाव से। अर्थात इनको धन का जो आगमन है और इनके भाग्य का निर्माता इनका एजुकेशन होगा। अगर माँ बाप ने इनके शुक्र पे अर्थात इनके पढ़ाई पे ध्यान दिया तो व्यक्ति अकूट धन संपदा कमाएगा और भाग्य साथ देगा। ये कुंडली वैसे बहुत अच्छी भी है कई मायनों में, कुछ हद तक कहीं कहीं दिक्कतें दिखी, लेकिन अकूट धन संपदा इसमें नजर आई।
हम भी थोड़ा कंफ्यूज हुए, कन्फ्यूजन का कारण भी हम आपको बताएंगे। तो आने वाले समय में बालक को धन तो का योग तो बनता है, लेकिन एजुकेशन में पूरा ध्यान दे। विद्या और संतान ये धन के कारक होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तीसरे भाव में मंगल है, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, जो पराक्रम का भाव है। मंगल का स्वराशि में जाना बहुत ही अच्छी चीज़ थी, लेकिन मंगल के साथ शनि का आ जाना ये थोड़ा तकलीफदायक होता है। मंगल और शनि की युति जब भी होती है तब व्यक्ति को तकलीफ़ें होती है। स्पेशली कहीं ना कहीं लगता है कि भविष्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें, पारिवारिक कलह वगैरह संभावना है उसकी। लेकिन हाँ, मंगल पराक्रमी बनाएगा, हिम्मत भी देगा इनको, और एक व्यक्ति कभी डरेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मंगल शनि की युति कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है। कई बार हड्डी या मांसपेशियों में तकलीफ़ें, दर्द, इन तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद अगला भाव होता है सुखेश का भाव, जो कि है 9 नंबर। 9 नंबर जो कि बृहस्पति देवता अर्थात गुरु महाराज उनके स्वामी हैं, वो बैठे हैं व्यय, हानि, जेल, विदेश के स्थान पे। एक अच्छी चीज़ है कि इस बच्चे की महादशा आएगी गुरु की 2036 के बाद। उस समय थोड़ा देखने जैसी बात होगी, क्योंकि गुरु बैठे हैं विदेश के स्थान पे। अर्थात अगर वो व्यक्ति उस समय तक, ये बच्चा अगर उस समय अपने घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि देखिए बच्चे की जो जन्म पैदाइश है वो है 2016, तो 2036 में ये बालक 20 साल का होगा। 20 साल की उम्र में अगर ये बालक घर से बाहर निकलता है, या पढ़ाई के लिए या व्यापार के लिए किसी भी कारण से, तो ये इसके लिए अच्छा होगा। अगर ये अपने मूल स्थान पे रहता है तो इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। ये योग नज़र आते हैं। वैसे यूजुअली प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये बालक 2036 के तक निकल जाएगा बाहर कहीं ना कहीं। विदेश का मतलब ये नहीं कि आप विदेश जा रहे हो, मतलब अपने मूल स्थान को छोड़ के बाहर निकल जाना। इस कुंडली में एक खास बात लगी, सबसे पहले देखा मैंने, तो केंद्र और त्रिकोण में केवल मिलाकर के एक ग्रह है, वो शुक्र देवता। केंद्र त्रिकोण का मतलब होता है जहाँ पे 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर लिखा है, ये केंद्र हो जाते हैं, और 10 नंबर और 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ ये त्रिकोण हो गए। अर्थात पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव केंद्र हुआ, और पंचम और 9वां भाव हो जाता है त्रिकोण। ये बहुत ही मुख्य भाव माने जाते हैं। इसमें अगर शुभ ग्रह होते हैं तो फलदायी होते हैं। खैर, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बृहस्पति देवता का वहाँ बैठना भी कुछ गलत नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम जाते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव 10 नंबर जो कि शनिदेव का घर है, और वो जाके बैठे पराक्रम भाव में। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ कई बार हानि करते हैं अगर वो अकारक हुए तो शनिदेव बैठे कहाँ है? तृतीय भाव में, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल के घर में। तो यहाँ की वृद्धि करेंगे, लेकिन मंगल से उनका टकराव है, तो वही कहा कि यहाँ पे मंगल शनि की युति नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसे ही शनि के पास और एक घर है जो है छठा भाव, 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है। अब यहीं पे हमें जो है डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, एक चीज़ जो है, शनि तीसरी दृष्टि से खुद के घर को देख रहा है, पंचम भाव को। तो अगर बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे तो टेक्निकल टर्म्स में यूँ कहा जाए, वो मैनेजमेंट, टेक्नो मैनेजमेंट में घुस सकता है। अगर पढ़ाई पे बच्चा ध्यान दे तो टेक्नो मैनेजमेंट का अर्थात ये हो गया कि किसी टेक्निकल फील्ड में, मशीन से संबंधित फील्ड में और मैनेजमेंट का कार्य ये कर सकता है। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरे चांसेस बनते हैं। इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियर भी मैनेजमेंट की पोजीशन में बैठ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, छठे भाव में जब हम गए तो कुंभ राशि में अर्थात शनि के घर में हमें बड़ी अजीब परिस्थिति नजर आई। चंद्र, बुध, सूर्य और केतु, 4 ग्रह एक साथ आ गए। उसमें भी बुध अस्त दिखाया गया, हालांकि आंशिक अस्त है, और चंद्र और सूर्य का सूर्य ग्रहण। देखिए दोष, एक ही भाव में 3 दोष बन गए। देखते जाइए, मजे की बात है। चंद्र और सूर्य ने चंद्र ग्रहण बनाया, ने अमावस्या दोष बनाया। चंद्र केतु ने चंद्र ग्रहण बता दिया, और सूर्य केतु ने सूर्य ग्रहण बना दिया। अब हम डिग्री की बात करते हैं।
केतु की डिग्री कितनी है? 28 डिग्री, अर्थात केतु चंद्र, बुध और सूर्य के करीब जा रहा है, क्योंकि राहु केतु उल्टे चलते हैं हमेशा, तो ये नुकसानदायक हुआ। चंद्र की डिग्री 3 है, अर्थात चंद्र और केतु के बीच में अंतर फिर भी ठीक ठाक है 25 डिग्री का, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और सूर्य की डिग्री है 23 डिग्री, तो सूर्य तो ग्रहण 100% हो गया। तो सूर्य और चंद्र का ग्रहण होना, अर्थात चंद्र कर्क राशि 4 नंबर और सूर्य सिंह राशि 5 नंबर, नीचे का टेबल देख लीजिए। तो 4 नंबर कहाँ लिखा है? आय और लाभ, और 5 नंबर कहाँ लिखा है? द्वादश भाव, व्यय हानि विदेल विदेश। इसने हमें विचलित कर दिया। हमने ये सोचा कि यहाँ पे अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बता रहा है तब ये तो नुकसान कर देगा, और जातक को ना आय होगा ना लाभ होगा, और सिर्फ हानि ही हानि होगी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सूत्र कार्य करता है। जब किसी भाव में, अर्थात छठे या 8वें भाव में, जब भी 7वें या 8वें भाव में जब भी एक से ज़्यादा दोष बनते हैं, तब वह दोष ना हो करके योग बन जाता है, अर्थात यहाँ पे विपरीत राजयोग बनेगा। 3 दोष एक साथ आ गए और इन्होंने बना दिया विपरीत राजयोग। चंद्र सूर्य की युति से बालक अमावस्या के संध्या काल के समय पैदा हुआ है, छठे भाव में आने का तात्पर्य है। तो ये तो 100% हुआ कि यहाँ पे अमावस्या दोष 100% बना है, अमावस्या के दिन जन्म हुआ है। अब साथ में केतु का आ जाना, उनका ग्रहण हो जाना, और मुख्य तौर पे जो ग्रहण हुआ है सूर्य केतु का, तो यहाँ पे दोष बनना, इसने विपरीत राजयोग बनाया। आप चाहे तो अमिताभ बच्चन की कुंडली देख लीजिए, उनकी कुंडली में भी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग है। तो ये नुकसान ना करके ये इसको लाभ देगा, और इसको बहुत लाभ होने वाला है आने समय में। और ये बालक 100% है कि अपनी धरती छोड़ के बाहर निकलेगा, संभव हो तो विदेश यात्रा भी कर सकता है। तो ये एक शुभ है। और शनि पराक्रम भाव में जाके बैठना ये साबित करता है कि अपने कर्म से, अपने पराक्रम से आगे बढ़ेगा। बट शनि और मंगल की जो युति हुई है 30वें भाव में, वो थोड़ा तकलीफदायक साबित हो सकती है भविष्य में। मनमुटाव या आपसी पारिवारिक झगड़े वगैरह कुछ संभावनाएं हैं। खैर वो तो भविष्य है। इसके बाद हम बात करते हैं पत्नी साझेदार व्यापार 12 नंबर की, अर्थात बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति कुछ हद तक नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इस कुंडली में केंद्र के दोनों ग्रह बृहस्पति के पास है, केंद्राधिपति दोष बनता, लेकिन गुरु यहाँ पे स्थित ना होने के कारण वो दोष खंडित हो गया। गुरु जाके बैठ गए द्वादश भाव में राहु के साथ। तो यह भी कहीं ना कहीं गुरु चंडाल दोष बनने के बावजूद भी ये शुभ हुआ। मतलब गुरु और राहु तीनों की जो दृष्टि होती है वो होती है पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। और जब भी गुरु और राहु एक साथ आएंगे, आप यकीन मानिएगा कि जातक के जीवन में बहुत ही सडन चेंजेस आएंगे। सुख को लेकर के, कहीं ना कहीं रोग शत्रु ऋण को लेकर के, और गुप्त विद्याओं को लेकर के गुरु इनको ज्ञान देगा, 100% है। तो 2036 के बाद का जो समय है, जब गुरु की महादशा आएगी और उसमें जब राहु की अंतर्दशा होगी, वो समय इनके भाग्य के लिए एक अजीब सा समय होगा। बहुत ही मतलब बहुत कुछ होंगे उस समय, ये प्रतीत सा होता है, क्योंकि दोनों एक साथ महादशा अंतर्दशा पूरी ताकत से दृष्टि डालेंगे सुख पे। यहाँ पे क्योंकि विपरीत राजयोग बना है छठे भाव में, तो इसका तात्पर्य है कि वो शत्रुओं को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन कुछ क्लैशेस बढ़ेंगे जरूर, और ज्ञान अवश्य बढ़ना है, क्योंकि राहु जो होता है वो जहाँ होता है, जिसके साथ होता है, उसी का कारक तत्व लेता है, उसमें वृद्धि करता है। ये हमें समझना होगा। और यहाँ पे भी गुरु राहु की जो युति है द्वादश भाव में, वो गुरु चांडाल को भी पॉजिटिवली लेके जाएगी, तो ये मिले जुले प्रभाव देंगे। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जो कि 1 नंबर है। इनके स्वामी मंगल है, वो पराक्रम में जाके बैठे हैं, अर्थात पराक्रम से ये व्यक्ति जाना जाएगा। भाग्येश 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है नवम भाव, वो विद्या के स्थान में बैठना, मतलब भाग्य के कारक क्या होंगे? विद्या होगी। और शनि की खुद की दृष्टि आ रही है, और शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र है, ये भी हमें समझना होगा।
मतलब भागेश और इष्ट देव पंचमेश दोनों मित्र है, और उसमें भागेश पंचमेश में जाके बैठना और शनि की इस पर दृष्टि पड़ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा योग है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम दसम भाव में जाते हैं, पिता कर्म व्यापार, यही चीज़ अर्थात मात्र बुद्ध देवता ही इस पूरे कुंडली को खंडित करने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि हमने पहले ही कहा है कि इनको बुद्ध का उपाय करना ही होगा, क्योंकि बुद्ध बैठे हैं शुभ भाव के स्वामी होकर के, वो जाके बैठे हैं छठे भाव में। मतलब दशमेश और लग्नेश होकर के वो छठे भाव में बैठना वो तकलीफदायक हो जाता है, वो आंशिक अस्त है। तो हम यही सलाह देंगे, वो गणेश की पूजा या गणपति की पूजा कभी ना छोड़े और हर चीज़ों का दान देते रहेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है। हरी चीज़ों का दान अति आवश्यक होगा। अब हम बात करते हैं चंद्र और सूर्य की, अर्थात एकादश और द्वादश। एकादश जो है 4 नंबर, जो कि कर्क लग्न चंद्र, और द्वादश अर्थात 5 नंबर, जो कि सिंह सूर्य। अब थोड़ी सी चीज़ मुझे आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है। एकादशेश और द्वादश दोनों आके बैठे छठे भाव में, और दोनों का ग्रहण हो चुका है। एक तरफ ये राजयोग बना रहा है, लेकिन जब भी इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तब वो अपना प्रभाव जरूर देंगे, और ख़ास करके सूर्य, क्योंकि सूर्य की खुद की दृष्टि भी होगी अपने ही घर पे। तो ये एक योग थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। उस समय कुछ तंत्र बाधाएँ या कुछ अजीब सी बाधाएं अवश्य होगी। इसीलिए हम कुछ सलाह देंगे कि यह बालक जब बड़ा होगा तो एकादशी का व्रत रखेगा, इससे इन्हें लाभ होगा। और चंद्र सूर्य केतु के उपाय भविष्य में करने पड़ेंगे, ताकि इनकी जो विपरीत राजयोग है या जो योग बन रहे हैं उसका खंडन ना हो सके। इसके साथ साथ शिव की पूजा हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, उसके पीछे कारण है। देखिए, चंद्र, राहु, केतु, शनि, इनके दुष्प्रभाव के लिए सबसे बेस्ट उपाय है शिव पूजा। एक शिव पूजा से या शिव को प्रसन्न करने से लगभग ये सभी दोष दूर हो जाते हैं। हम इनको कहेंगे कि ये 5 अलग अलग रुद्राक्ष गले में या हाथ में पहने, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष ओरिजिनल ले, क्योंकि ध्यान रहे कि मार्केट में डुप्लीकेट रुद्राक्ष बहुत मिलते हैं। इनका गोरखपुर पड़ता है, वहाँ से नेपाल बॉर्डर नज़दीक है, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष अरेंज करे और बालक को पहनावे। वो चाहे तो पंचमुखी माला जो होती है उसमें भी इनको जड़वा करके ये 5 रुद्राक्ष पहनावे, इससे इनको 100% लाभ होगा और जो विपरीत राजयोग का प्रभाव है वो बढ़ जाएगा और सभी दोषों का निदान होगा। बृहस्पति की इस समय महादशा चल रही 2036 तक रहेगी। गुरु की अंतर्दशा 2023 तक है। गुरु के बाद फिर शनि की अंतर्दशा आएगी। तो अभी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में हल्की फुल्की बच्चे को दिक्कत बन सकती है, स्पेशली जब केतु अपना प्रभाव दिखावेगा। लेकिन ओवरऑल कुंडली बहुत बढ़िया है। जो कुंडली पहले मुझे मारक दिख रही थी, वही कुंडली जब इसका विश्लेषण किया गया तो पाया गया ये तो योग कारक हुई। आप खुद देख रहे हैं कि एक कुंडली में इतने सारे योग और इतने दोष बनते हुए भी वो राजयोग हो गई। जय माता दी।